मुझे अपने टीचर से मोहब्बत हो गई थी। वो बहुत पढ़े लिखे और हैंडसम थे, लेकिन वो ये जानने के बाद मुझसे चिढ़ने लगे थे और साफ मना कर दिया कि वो किसी शागिर्दा से शादी नहीं करेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। यूं मैंने अपना दुपट्टा फेंककर शोर मचा दिया कि टीचर बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन फिर जो हुआ वो दंग कर गया कि टीचर ने खुद मेरा नाम निमरा है और मैं एक भरे पूरे घर में पैदा हुई और सारी जिंदगी ये एक सवालिया निशान ही रहा कि मैं क्यों पैदा हुई, क्योंकि दुनिया में आने का मेरा मकसद मुझे कोई नजर नहीं आता था। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में पैदा हुई थी। गोया कि मेरे अब्बा मेरे दादा दादी के इकलौते बेटे थे और हम उनके इकलौते बेटे की औलाद थे, लेकिन फिर भी हमारी कोई कदर कीमत नहीं थी, बल्कि एक फालतू शय से ज्यादा हमें अहमियत नहीं दी जाती थी। हम 3 बहन भाई थे। 2 भाई थे मेरे जो दोनों ही मुझसे बड़े थे और मैं इकलौती बेटी, इकलौती बहन और इकलौती पोती थी। लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसे सलूक किया जाता था जैसे किसी बोझ के साथ किया जाता है। मेरे दोनों ही भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कानों के कच्चे निकले और अपने दिमाग की जगह दादा दादी और पुप्पो के दिमाग से सोचते थे। मेरी दादी ऐसी औरत थी जिनको अपने इकलौते बेटे से ज्यादा अपनी 4 बेटियां प्यारी थीं और अपने पोतों से ज्यादा वो नवासों के लाड उठाते हुए नहीं थकती थीं। मेरी 4 पुप्पो थीं और चारों की चारों शादी के बाद भी अपने घर में कम और हमारे घर में ज्यादा पाई जाती थीं और उनका काम होता था आग लगाना और मेरी अम्मा समेत हम सबको तड़पाना। मेरी अम्मा बेचारी सादा सी औरत थी। सारी जिंदगी उन्होंने ये सोचकर चुप रहकर जुल्म सहते हुए गुजार दी कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा, कभी तो इनको इनकी नेकी का सिला दिया जाएगा, इनके सब्र का अजर मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी भी ना हुआ। होते हैं कुछ लोग इतने बदकिस्मत जो जिंदगी भी जहन्नुम जैसी गुजारते हैं और आखिरकार नाम लेकर भी उन्हें जहन्नुम से डराया जाता है। अम्मा का अपना ही फलसफा था। जब मैं उनसे कहती कि चुप ना रहा करें, कोई एक कहे तो 4 कहें, कोई चलाए तो आप भी हलक फाड़ कर चलाएं, लेकिन अम्मा कहती थी एक चुप और 100 सुख। लेकिन वो सुख मैंने अम्मा की जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अम्मा बेवजह ही खुद को हलकान किए जाती थी और बदले में सिर्फ जिल्लत और बेइज्जती ही मिली थी उन्हें। मेरी माँ को कभी वो मुकाम नहीं दिया गया जो खानदान में इकलौती बहू को मिलना चाहिए। जाने मेरी दादी लोगों को हमसे कौन से जन्म की दुश्मनी थी। हमारी हर चीज थी, हर वो काम जो मेरी पुप्पो लोग कर चुकी थी और इनके लिए सही था, वो हमारे लिए गलत हुआ करता था। बल्कि हर सही काम अगर हम कर लेते तो जैसे गुनाह कर लेते थे। हम पर चीख चलाकर हमें जहन्नुमी ठहरा दिया जाता और तब भी अम्मा का एक ही मौक़िफ़ हुआ करता था कि चुप रहो, एक चुप 100 सुख। और जाने वो 100 सुख थे कहाँ जो मिलकर नहीं दे रहे थे। हम चुप ही रहते थे और चुप रह रहकर थक चुके थे, लेकिन वो लोग हमें दुख देखकर नहीं थकते थे। अम्मा सारी जिंदगी दादी लोगों के साथ जलीलो ख्वार होते रहती थी और जब गुस्सा लगता तो कह दिया जाता हम पर एहसान नहीं कर रही हो। मेरे अब्बा इकलौते थे तो दादा ने खूब लाड प्यार से पाला और इस प्यार ने उनको सुधारा नहीं था, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही बिगाड़ दिया था। अब्बा मनमोजी इंसान थे। दिल मानता तो काम कर लिया करते थे, वरना सारा दिन घर पर पड़े 4 पाइयां तोड़ते रहते। हमें क्या चाहिए? हमारा खाना पीना, हमारा पहनना, हमारा पढ़ना, किसी चीज का भी अब्बा को ख्याल नहीं था। उन्हें परवाह नहीं थी कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। हमें जब स्कूल में दाखिल करने की बारी आई तो अब्बा ने हाथ झाड़ दिए कि जो करना है करो, और दादी लोग जो हर एक के सामने मेरे पोते पोती करते नहीं थकते थे, उन्होंने भी किनारा पकड़ लिया और तब अम्मा ने अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी। अम्मा को हमें पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक था। वो हमें किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी और इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकती थी। अम्मा ने अपने सोने की बालियां बेच दी और हमें अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया और सारे खर्चात बर्दाश्त किए थे। अम्मा हमारे लिए ही तो सब कुछ बर्दाश्त करती थी। दादी के ताने, पुप्पो लोगों की बातें, अब्बा की मार और तकरार वो हमारे लिए ही सह रही थी, लेकिन उन्हें गलत लगता था। वो ये सब सहकर हमारी ज़हनी हालत को भी खराब कर रही थी, हमें चिड़चिड़ा और अजीब कर रही थी। वो दादी लोगों को शय दे रही थी
कि वो जो मर्जी चाहे बोले, लेकिन अम्मा चुप रहेंगी, सब कुछ सहेंगी और उफ तक नहीं करेंगी। अब्बा हर रोज किसी न किसी बात पर अम्मा से लड़ते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे और अम्मा सारी रात रोती रहती थी और मैं सारी रात अपने कानों पर तकिया रखकर इन सिसकियों से दूर रहने की कोशिश करती थी। पहले पहल मुझे अम्मा का रोना मुझे तकलीफ देता था और फिर मुझे अम्मा पर गुस्सा आने लगा था। जब सब कुछ अम्मा ने खुद करना था तो फिर यह जुल्म बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी। अम्मा ने बालियां बेचकर हमें स्कूल में तो दाखिल कर दिया, लेकिन वो कब तक हमारे खर्चात उठाती रहती। वो पैसे खत्म हुए तो स्कूल से हर रोज हमें घर फीस लेने के लिए भिजवा दिया जाता था और जब हम घर जाकर खाली हाथ वापस स्कूल को लौटा करते थे तो स्कूल वाले हमारी बेइज्जती किया करते थे। हमारे प्रिंसिपल साहब हमें हर माह 3 से 4 बार बैग के साथ घर भेजते कि जाओ अपने बाप को लेकर आओ, और हम कहां से लाते बाप। हमारे पास बाप था और फारिग बाप था, लेकिन इस फारिग बाप के पास हमारे लिए वक्त नहीं होता था। वो हमारे मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके थे और अम्मा से कहते थे कि जैसे बच्चों को दाखिल किया है वैसे ही फीस भरो भी। और अम्मा क्या करती, वो तो खानदानों की इज्जत रखने के चक्कर में मारी गई थी। हमारे साथ स्कूल हमारी अम्मा जाया करती थी और प्रिंसिपल साहब कहते थे, कभी अपने बाप की शक्ल भी तो दिखाओ बच्चों। और हम अपना सा मुंह लेके रह जाते थे। उन्हें कैसे बताते कि हमारे अब्बा के कागजात में हमारी अम्मा हमें जहेज में लेकर आई थी और सारी की सारी जिम्मेदारी अम्मा की ही थी। अब्बा सारा दिन घर पर सोते रहते थे और दादा कमाते थे। दादा सरकारी नौकर थे तो अच्छी वाली तनख्वाह थी, लेकिन दादी बहुत कम सौदा सलफ लाया करती थी और हमें खाने पीने में टोका करती थी। हमने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था, हमें कभी हमारी मनपसंद चीज नहीं मिली थी। हमने अपने बचपन से जवानी तक की सारी जिंदगी उतरन पहनते हुए गुजार दी थी। अम्मा छोटे मोटे काम करके मुश्किल ही हमारे खर्चात पूरे किया करती थी और जब हम किसी के घर जाते तो ऐसे ठाठ से तैयार करके ले जाती थी जैसे हम किसी लैंडलॉर्ड की औलाद हो। और जब लोग मुंह भर भर के हमारी तारीफें करते और तब अब्बा और दादी सीना चौड़ा करके कहती थी, देखो ये हमारे बच्चे हैं, हमने ही तो इतने मजे और अय्याशी में रखे हुए हैं। और तब भी अम्मा चुप रहती थी, किसी को नहीं बताती थी कि बच्चे तो उतरन पहन कर आए हुए हैं। हमारी कामयाबी पर मुबारकबाद अब्बा और दादी वसूल करते थे और हमारी गलती पर बेइज्जती अम्मा की होती थी। हम अजीब डबल स्टैंडर्ड लोगों में जी रहे थे, जहां अगर मेरी किसी पुप्पो को इसका शौहर कुछ कह देता तो मेरी दादी उसका मुंह नोच लिया करती थी, और जब मेरे अब्बा मेरी अम्मा पर हाथ उठाते थे तो तब वो कहती थी, मारने दो, मर तो मारा ही करते हैं। और तब खुदा की कसम मुझे औरत पर हाथ उठाने वाले मर्दों की इस नस्ल से नफरत होने लगती थी और दादी का मुंह नोच लेने को दिल करता था, जो अपनी बेटी के लिए कुछ और सोच रखती थी और बहू के लिए और सोच रखती थी। हमें बुरा लगता था, हमें तकलीफ होती थी जब हम किसी शय के लिए तड़पते और रोते रहते थे। वही चीज दादी हमें नहीं दिलवाती थी और अपने नवासों को दिलवा दिया करती थी। हम तरसती निगाहों से बस इन चीजों को देख ही सकते थे। जिंदगी, दादी और अब्बा ने हर चीज के लिए हमें तरसाया था और फिर एहसान भी जताते थे कि इतने बड़े कैसे हो गए, हमने ही तो पाला है। लेकिन मेरा खुदा जानता है, खुदा के बाद हमें हमारी माँ ने पाला था। हम जैसे जैसे बड़े होते गए जिंदगी मजीद अजाब बनती गई। माँ ने इतनी कुर्बानियां दी सिर्फ इसलिए कि एक दिन हम लोग कुछ बन जाएंगे और इनके सब्र को सिला मिलेगा, लेकिन हर सब्र का अजर नहीं मिला करता। जैसे मेरी माँ जैसी औरत को अच्छी औलाद नहीं मिली थी। मैं तो बेटी थी, मेरे लिए अम्मा ने यही सोच रखा था कि जैसे ही जवान हो जाऊंगी तो शादी कर देंगी मेरी। लेकिन दोनों बेटों से उन्हें बड़ी ही उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें अक्सर दुख ही देती हैं। मेरा बड़ा भाई सफियान ने अपने आसपास बसते माहौल को अपनी जात में भरना शुरू किया। अब्बा ने बात बात पर सुफियान भाई को मारना पीटना और गालम गलोच शुरू कर दी थी। दादी के साथ झगड़ा हुआ तो हमने अपना किचन अलहदा कर लिया, और किचन तो अलहदा हो गया, लेकिन अब्बा को फिर भी किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो घूम फिर कर आते, दादी खाना खिलाती और फिर लंबी तान कर सो जाया करते थे और हम भूखे सो जाते। किसी का हमसे कोई लेना देना नहीं था। सुफियान भाई ने स्कूल छोड़ दिया
और छोटी छोटी मजदूरियां शुरू कर दी और फिर वहीं से वो नशे का आदी हो गया। पहले सिगरेट और फिर धीरे धीरे वो दूसरे नशे करने लगा। 18 साल की उम्र तक ही उसने दुनिया का हर नशा कर लिया था और मेरी अम्मा के ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए थे। वो नशे का आदी हुआ तो काम से जान छुड़ाने लगा और जब काम से जान छुड़ाने लगा तो नशा कहां से पूरा करता अपना। सो वो अम्मा से पैसे मांगने लगा। अम्मा लोगों के घर कामकाज करके हमारी जरूरियात पूरी कर रही थी, उसे नशे के लिए कहां से देती पैसे। लेकिन जब वो अम्मा की मिन्नतें करने लगा तो अम्मा को इस पर तरस आ जाया करता था और वो किसी से भी उधार पकड़कर उसे दे दिया करती थी और यूं वो काहिल से काहिल होता चला गया। वो हर वक्त लड़ने झगड़ने और मरने मारने की बातें करने लगा। उसके नजदीक कोई रिश्ता अहम नहीं था। वो माँ जिसने अपना पेट काट काट कर उसे खिलाया था, वो उसी माँ पर चढ़ दौड़ने लगा। पहले सिर्फ अब्बा और दादी अम्मा से लड़ते थे, फिर उनके साथ सुफियान भाई भी शामिल हो गया। उनका तकोन बन गया और हमें पीसने लगे थे। वो जिस सुफियान भाई के लिए अम्मा ख्वार हुई थी, वही सुफियान भाई उन्हें आंखें दिखाने लगा था और ये सब देखकर मेरा खून खोलने लगता और मेरा दिल करता था कि मैं इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से दूर चली जाऊं, जहां मेरे बाप और भाई जैसे मर्द हों और ना ही मेरी दादी जैसी औरतें। और मुझे अपनी अम्मा जैसी औरत भी नहीं चाहिए थी, जो अपने लिए लड़ नहीं सकती थी, जो अपना हक नहीं मांग सकती थी, जिसने सारी जिंदगी अपनी आवाज को अपने शौहर की चीखों तले दबा कर रखा था, ना खुद कभी खुलकर जी पाई थी और ना हमें जीने दे रही थी। जाने क्या सोचकर खुदा ने हमें पैदा किया था। मुझे अपने होने का कोई मकसद नजर नहीं आता था। सुफियान भाई पर अब्बा ने कभी भी तवज्जो नहीं दी थी और जब वो बुरी सोहबत में पड़कर बिगड़ गया तो अब्बा और दादी ने सारा इल्जाम अम्मा पर लगा दिया कि अम्मा ने बिगाड़ा है। मेरी अम्मा तब भी चुप की चुप ही रही। वो अपने दिफा में इतना भी न कह सकी कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जवानी एक नकारा इंसान के साथ बर्बाद कर दी, वो कैसे अपने उन्हीं बच्चों को बर्बाद कर सकती थी। अरे कोई माँ कैसे अपने बच्चों को खराब कर सकती थी। फिर भी हर इल्जाम मेरी अम्मा पर था। सुफियान भाई बिगड़ा तो माँ को सारी उम्मीदें सलमान भाई से वाबस्ता हो गईं। अम्मा को हमेशा से यही लगता था कि जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं सब रंग लाएंगी, उन्हें उनके सब्र का अजर मिलेगा। और जाने कितने बरसों से वो इस अजर के इंतजार में थी जो जाने कब मिलने वाला था। अम्मा की चुप से मेरी शख्सियत में अजीब चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं हर एक से लड़ने लगी थी और मुझे नफरत थी अपने बाप और भाई से। माँ कहती थी वो मेरी शादी करवाएंगी, मेरे लिए शहजादा ढूंढेंगी और माँ को लगता था कि मैं उन पर एतबार कर लूंगी। वो अपने लिए जब शहजादा नहीं ढूंढ पाई थी तो मेरे लिए कैसे ढूंढ सकती थी। अम्मा झूठ बोलती थी और मैं भी रोज रोज के झगड़ों से इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं माँ के मुंह पर उन्हें झूठा कहने लगी थी। मैं माँ से लड़ती रहती थी। मुझे माँ अच्छी लगती थी, लेकिन जब वो अपने हक के लिए बोल नहीं पाती थी और फिर जब मैं बड़ी हो गई तो उनके लिए मैंने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे बोलना शुरू किया मुझे थप्पड़ पड़ते गए। मैं मारे खाती गई और यूं मैं ढीठ होती चली गई। माँ चाहती थी मैं किसी से ना उलझूं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं और शादी करके इस घर से चली जाऊं। और मैं माँ से यही पूछती रहती थी कि वो आखिर घर छोड़ क्यों नहीं देती। वो अपना कमाती थी तो फिर मेरे अब्बा जैसे शख्स के साथ क्यों बंधी हुई थी। मेरे अब्बा को लगता था सब कुछ वो खुद करते हैं, उनके बगैर न घर चल सकता है न हम। लेकिन कोई उन्हें बताता कि वो झूठे थे। हमने उनके होते भी यतीमी की जिंदगी गुजारी थी और इनके ना होते हुए हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। काश हम यतीम ही होते तो तरस खाने वालों का तरस मुझे बुरा न लगता। बाप के होते हुए भी हमने यतीमों की तरह दूसरों की उतरन पहनी थी, तो फिर क्या फर्क पड़ता था अब्बा हैं या नहीं। लेकिन मेरी माँ के दिमाग में जाने कौन से ख्यालात पलते रहते थे, मगर वो जाने को तैयार नहीं होती थी। हमारी जिंदगियां अजाब से बदतर हो चुकी थी। हर वक्त का लड़ाई झगड़ा दादी लगा कर रखा करती थी। कभी पानी इस्तेमाल न करने देती तो कभी बिजली के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देती। वो हमारे साथ ऐसा सलूक करती थी जैसा कोई दुश्मन अपने दुश्मन के साथ करता है। लेकिन दादी की हमसे क्या दुश्मनी थी ये समझ नहीं आता था। वो जिस बेटे के लाड उठाते न थकती थी, हम भी तो उसी बेटे की औलाद थे, तो फिर हमारे साथ इतना बदतरीन सलूक क्यों कर होता था।
सुफियान भाई के बाद सलमान भाई का भी वही हाल था। सलमान भाई की सोहबत भी खराब से खराब लोगों के साथ होती गई और अम्मा के ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए। जिन बेटों से खैर की उम्मीद रखकर उन्होंने इतने साल सब्र के फल का इंतजार किया था, वो फल अम्मा के लिए उगा ही नहीं था। और अम्मा फिर भी चुप थी। तो वो कैसी इंसान थी पता नहीं। अम्मा अजीब लगती थी मुझे। उन्हें अगर दुख होता था तो वो अपना दुख बयान क्यों नहीं करती थी? वो सिसकियों में रोने की जगह चलाकर क्यों नहीं रोती थी कि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए? मेरी अम्मा बड़ी अजीब औरत थी और हद से ज्यादा किए गए सब्र ने उन्हें बदल दिया था। वो कभी कभी मुझे पत्थर जैसी लगने लगती थी। शायद वो सुफियान और सलमान भाई की तरफ से नाउमीद होकर शौक में चली गई थी। वो कुछ बोलती थी और ना जाहिर करती थी। बस वो मशीन की तरह काम किए जाती थी। उनकी हर उम्मीद जो टूट चुकी थी और दादी को अम्मा पर हंसने का मौका मिल गया था। वो अम्मा का मजाक उड़ाती थी और कहती थी, देखो तुम ही गलत थी। अगर तुम ठीक होती तो आज बच्चों से सुख मिलता, ना यूं ख्वार होती। और अम्मा इस बात पर भी दादी पर एक नजर डालकर अपने काम में लग जाती थी। वो घर जहन्नुम था और मैं इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहती थी। मेरा दम घुटता था और कभी कभी खुद को खुद ही मार देने की सोचें भी आती थी, लेकिन फिर हिम्मत ही ना होती थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी इस घर में, और वो बेटे जिन्हें अपना खून पिलाकर माँ ने बड़ा किया था, वो माँ का साथ छोड़ चुके थे। वो बाप जिसने सारी जिंदगी कुछ नहीं दिया था, वो एकदम से सुफियान भाई और सलमान भाई को अच्छा लगने लग गया था। और वो अम्मा जिसने अपनी सारी जवानी तबाह कर दी, उनके लिए वो उन्हें बुरी लग रही थी। हर कसूर की जड़ ही उन्हें अम्मा नजर आती थी। माँ से लड़ते झगड़ते और फिर अपनी जरूरत के लिए पैसे लेने भी माँ के पास आते थे। और माँ तो जैसे बेटों की अपनी तरफ लौटने पर खुशी से दीवानी हो जाती थी और पैसे निकालकर हाथों पे रख दिया करते थे। और फिर वही बेटे दादी और अब्बा के साथ बैठकर अम्मा के खिलाफ बातें करके हंसते रहते थे। वो बाप जो उन्हें आज भी 1 रुपया तक देने को तैयार नहीं था, उसी बाप से भला मोहब्बत की क्या उम्मीद? और जिस माँ ने जान निकाल कर हथेली परख दी, उसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। जिंदगी का सफर मजीद आगे बढ़ा तो और ज्यादा मुश्किलात ने जिंदगी को जकड़ लिया था। दोनों भाई पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी पर लग चुके थे, लेकिन अम्मा के अंदर मुझे पढ़ाने लिखाने की चाह खत्म नहीं हुई थी। और पढ़ने लिखने के लिए ढेरों ढेर रकम दरकार होती है, जो मेरी अम्मा के पास तो थी नहीं, और अब्बा अपनी जेब से हम पर खर्च कर नहीं सकते थे। मैंने मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास की तो हर तरफ मेरी वाहवाही हुई और लोगों ने मेरे अब्बा का नाम ले लेकर कहा था, अरे इसकी बेटी कितनी ज़हीन है, बाप ने बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। और तब अब्बा हंस हंस कर सारा क्रेडिट वसूल करते रहे। उन्हें ज़ाती तौर पर भी यही गलत फहमी थी कि अगर मैं कामयाब हूं तो इनकी वजह से हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझ पर जरा सी भी मेहनत नहीं की थी। खैर मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से किया तो जरूरत कॉलेज में दाखिला लेने की आ पहुंची। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से नहीं पढ़ सकती थी। अम्मा की इतनी गुंजाइश नहीं थी, सो मैंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा। और जब अब्बा को बताया तो उन्होंने साफ कह दिया, जो करना है अपनी मर्जी से करो, बस मेरे से पैसे मत मांगना। सो बात खत्म हो गई। अब्बा हमेशा की तरह जरूरत के वक्त रफू चक्कर हो जाया करते थे, और तब अम्मा के पास भी पैसे नहीं थे। फिर भी अम्मा ने अब्बा की तरह ये नहीं कहा था कि जो करना है करो, मुझसे पैसे मत मांगना, बल्कि अम्मा ने कहा था कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी बेटा, तू बस दाखिले की फिक्र कर। अम्मा ने जाने कहां से पैसों का बंदोबस्त किया और मुझे एडमिशन दिलवा दिया था, और इसका भी सारा क्रेडिट अब्बा ले उड़े। जिस तरह स्कूल की जिंदगी का एक भी पल मैंने सुकून से नहीं गुजारा था, उसी तरह कॉलेज की जिंदगी भी ऐसी ही थी। अब्बा हर रोज लड़ते थे और बैग कॉपियां छुपा दिया करते थे कि अब नहीं जाना स्कूल, अब नहीं जाना कॉलेज। मैं कैसे बताती कि मेरा दम घुटने लगा था इस घर में। जब मैं बहुत तंग हो गई तो मैं अब्बा से भी लड़ने लगी। मैंने हिम्मत कर ली और अम्मा की तरफ उठते अब्बा के हाथों को पकड़कर झटक दिया। मैं चीख के जवाब में चीखने लगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी थी। और तब मुझे पूरे खानदान में बदतमीज और बद इखलाक मशहूर कर दिया गया। मैं एक बागी लड़की बन चुकी थी जिसके साथ सबकी दुश्मनी थी, और मैं भी सबको अपने जूते की नोक तले रखती थी। जब मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं करता था
तो मैं क्यों किसी की इज्जत करती? जब मेरा बाप अपने बाप होने का हक नहीं निभा रहा था तो मैं क्यों अच्छी बेटी बनती? मैं बुरी थी और मैं इसी में ही खुश थी। मैं किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं करती थी। एक के बदले चार कहना मैंने अपनी आदत बना ली थी और एक ही पॉलिसी बना ली थी, अपनी इज्जत दो और इज्जत लो। मैं एफए के दूसरे साल में थी जब मेरे साथ एक हादसा हुआ। ऐसा हादसा जो जबरदस्ती मेरे साथ रोनमा किया गया, और ऐसा हादसा जिसे बर्दाश्त करने की भी मेरी उम्र नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा तक नहीं था जो मेरे साथ हो रहा था। मेरे अपने ही मेरे ऐसे दुश्मन बन गए थे कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस होकर रह गया था। मैं जो अपनी जुबान से लोगों के हर अमल का जवाब देती थी, और भले ही मैं बागी थी लेकिन मैं किरदार की खड़ी लड़की थी। और जैसे मर्द मैंने अपने घर में देखे थे, इसके बाद तो मैं किसी मर्द को देखना पसंद ना करूं। और मेरी दादी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मुझे किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। वाह क्या बात थी! एक दादी अपने ही खून से दुश्मनी में इस हद तक चली गई थी कि उसे इज्जत जिल्लत की भी परवाह नहीं रही, कि वो बस मुझे नीचा दिखाना चाहती थी और इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। दादी की बात पर सबने यकीन किया था और मुझे भूलने का मौका भी नहीं दिया था। दादी ने अब्बा को बताया तो उन्होंने मुझे खींचकर थप्पड़ मारा कि मैं बेहोश होते होते बच गई, और दोनों भाइयों ने मिलकर मुझे एक एक गाली दी थी कि मैं कानों पर हाथ रखकर अपने बहरे हो जाने की दुआ मांगने लगी थी। मेरी अम्मा बेचारी मुझे इन जाहिल लोगों से छुड़वाती ही रह गई। दादी का मकसद पूरा हो चुका था। मैं पहले ही सबकी नजरों में गिर चुकी थी। अब तो मेरे किरदार का सत्यानाश हो चुका था। कुछ दिन गुजरे, मेरे जख्म मुंदमिल हुए तो इम्तिहानात सर पर आ पहुंचे थे, लेकिन दिमाग मुंतशिर था। कुछ भी समझ आ रहा था और ना याद हो रहा था। मुझे ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर किया जा चुका था कि मेरी 2 साल की मेहनत तबाह होने वाली थी। मैंने बामुश्किल ही इम्तिहानात दिए थे, और जैसे दिए थे मुझे नहीं लगता था कि मैं पास भी हो सकूंगी, वरना जितनी मेहनत मैंने की थी मेरी पोजीशन लेने का इरादा था। लेकिन अचानक से मेरे साथ हुए हादसे ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। काफी अरसे बाद मेरी ज़हनी हालत संभली तो मेरा रिजल्ट भी आ गया, जिसमें पास तो हो गई थी लेकिन नंबर्स बहुत कम आए थे। मैंने तो सोचा था कि अच्छे नंबर्स आएंगे तो स्कॉलरशिप पर आगे की तरफ पढ़ाई होगी, अम्मा का बोझ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अम्मा पर एक बार फिर से बोझ पड़ गया था। मैंने एडमिशन लेने से मना कर दिया तो अम्मा ने मुझे समझा बुझाकर एडमिशन दिलवा दिया। अम्मा ने रकम किससे उधार ली मैं नहीं जानती थी। अम्मा ऐसे ही करती थी, बताती नहीं थी, बस हमारे लिए कुछ ना कुछ किए जाती थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो दादी को और गुस्सा आने लगा कि क्यों लड़की को आगे पढ़ाना, शादी करो और रुखसत करो। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं अपने लिए शरीके हयात का इंतखाब खुद करना चाहती थी। मैं अम्मा की तरह सारी जिंदगी अब्बा जैसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती थी। मेरा अभी दूसरा सेमेस्टर चल रहा था कि घर में बांध बांध के लोग आने लगे थे, और फिर मुझे पता चला कि वो लोग मेरा रिश्ता देखने आते हैं और उन्हें मेरी दादी बुलाती हैं। दादी को मेरा पढ़ना खटक रहा था। उन्हें लगता था कि कहीं मैं पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी से ही किसी पढ़े लिखे और अमीर बंदे को देखकर शादी न रचा लूं और वो देखती रह जाए। दादी को बड़ा ही मसला था मेरे रोशन मुस्तकबिल से। वो अपने जैसे ही लोगों में मुझे फंसाना चाहती थी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। लेकिन दादी बड़ी अदाकार औरत थी। वो जाने कैसे मंत्र फूंकती थी कि वो जो चाहती थी वो कर लिया करती थी। अब्बा और दोनों भाई दादी के कंट्रोल में थे और अम्मा तो थी ही चुप की सहेली। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो भी जाता तो अम्मा तब भी चुप ही रहती। जाने कौन सी मिट्टी की बनी हुई थी अम्मा। दादी ने मेरे लिए अपनी जैसी एक फैमिली से रिश्ता ढूंढा और हाँ करने का इरादा कर लिया, लेकिन मैंने अपनी जुबान के जोहर दिखाए तो अगलों ने खुद ही इनकार कर दिया। लेकिन दादी ऐसी औरत थी जो ठान लेती थी उसे हर सूरत पूरा करती थी, और मेरी जिंदगी बर्बाद करने का भी पूरा इरादा कर ही चुकी थी वो। उन्होंने अपने इन रिश्तेदारों के घर जाकर उनके पैर पकड़कर मुझसे रिश्ता करने पर रजामंद किया था, और अगलों ने भी एहसान करते हुए हाँ किया था। दादी ने मेरी औकात 2 कौड़ी की कर दी थी। ऐसे मेरा रिश्ता तय किया गया कि अगले लोग ही मुझे खातिर में लाने को तैयार नहीं थे। मैंने माँ की तरफ देखा कि शायद इस बार वो कुछ करें, लेकिन उन्हें बेटी से ज्यादा अपना घर बचाने की फिक्र थी। वो घर जो कभी उनका था ही नहीं।
अम्मा ने थोड़ा सा एहतजाज किया और फिर हमेशा की तरह बेबस होकर चुप हो गईं। मेरे ढेर सारे ख्वाबों को कुचलकर मुझे किसी के नाम की अंगूठी पहना दी थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि जिसके साथ मुझे बांधा जा रहा है वो इसका नाम क्या है, वो देखने में कैसा है या वो क्या करता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना ही बताया गया था। दादी और अब्बा की मिली भगत थी कि मुझे जानवरों की तरह किसी भी आए गए खोटे से बांध दिया जाए। और मैंने जिस सारी जिंदगी इस घर और खानदान से दूर जाने का ख्वाब देखा था, मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी जिंदगी भी मेरी माँ जैसी ही गुजरने वाली है। मेरा बाप जैसा भी इंसान था, उसने मेरे लिए भी वैसा ही इंसान ढूंढा और सारी जिंदगी के लिए मुझे मेरी माँ की किस्मत दे दी थी और मैं बस अपनी इस खराब किस्मत पर ही रो रही थी। दादी ये कारनामा करके अक्सर ही मुझे चिढ़ाती हुई नजर आती थी। वो मेरी बेबसी पर हंसती थी और मेरी अकड़ टूटने की तलबगार थी। लेकिन मैंने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी मेरी है, इस पर दादी का तो क्या, मेरे खुद के माँ बाप का भी हक नहीं था। मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक था और मुझे मेरा मजहब भी ये हक देता था कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं। दादी को लगता था कि मैं अपने लिए खुद कोई बंदा मुंतखब करूंगी और मैंने सोच लिया था अब दादी को यही करके दिखाऊंगी। मैं बताऊंगी कि मैं कैसे अपनी जिंदगी खुद बदल सकती हूँ। इन सब ने मिलकर मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी थी, तो मुझ पर भी लाजिम था कि मैं इनको इनकी औकात याद दिला दूं। मेरी मंगनी हुई तो मेरी पुप्पो को मुझसे हमदर्दियां होनी शुरू हो गई थी। वो पुप्पो जिसने कभी रोने की वजह पूछी थी, ना आंसू साफ किए थे, जिसे कभी भी मेरी किसी खुशी की फिक्र नहीं रही थी, उसे अचानक से मुझसे मोहब्बत और फिक्र हो गई थी। 2-4 दिन मुझसे हमदर्दी जताने के बाद पुप्पो असल वजह की तरफ आई थी। वो कहने लगी, देखो तुम्हारी और मेरी उम्र में चाहे ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पुप्पो तो हूँ और पुप्पो तो माँ जैसी होती है। तुम तो माँ समझकर मेरी हर बात को सुनना। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती और तुम्हारा बुरा तो हम में से कोई भी नहीं चाहता। तुम अपने बाप को अपने दुश्मन मत समझो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे लिए वो जो भी फैसला करेगा ठीक करेगा और उसने काफी बेहतर फैसला किया भी है। तुम अपने मंगेतर रियाज से बात करके खुशी महसूस करोगी। तुम उससे बात किया करो, उसे समझा करो, ये तुम्हारा हक है। देखो मेरा बच्चा, हमें अपना दुश्मन तो मत समझना, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। पुप्पो के लहजे से शहद टपक रहा था और मैं जो सारी जिंदगी इस मोहब्बत भरे लहजे के लिए तरसी हुई थी, फौरन से पिघल गई और पुप्पो के गले लग गई। मैं भूल ही गई थी कि पुप्पो दादी की बेटी है, उसी की तरह चालबाज ही होगी। पुप्पो को दादी ने ही सिखा पढ़ाकर मेरे पास भेजा था ताकि मैं मोहब्बत के 2 बोल सुनकर उनके बांधे हुए रिश्ते में एडजस्ट हो जाऊं। और मैं भी इस कदर पागल थी कि पुप्पो के साथ दोस्ती गाड़ ली थी। पुप्पो ने अपने फोन से ही मेरी बात मेरे मंगेतर रियाज से करवाई। रियाज से बात करके मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुई थी, क्योंकि उसका लहजा अजीब जाहिल लोगों जैसा था। पुप्पो कहने लगी कि नहीं, रियाज तो ठीक बोलता है, बस मेरा मोबाइल खराब है इसलिए आवाज ऐसी आ रही है। और मुझे पुप्पो पर इस कदर एतबार हो चुका था कि मैं उनकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करने लगी। पुप्पो मेरी रोज रियाज से बात करवाती थी और यूं हमारी बात चल निकली थी और अब मैं पहले की तरह पुप्पो और दादी से लड़ती भी नहीं थी। मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे लिए ठीक ही फैसला किया होगा। रियाज से बात करते काफी दिन हो गए थे जब एक दिन अब्बा ने मेरे सारे ससुरालियों को दावत पर बुला लिया और जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने अपने घर के बाहर अपने अब्बा की उम्र के एक शख्स को देखा जिसके बाल और दाढ़ी काफी सफेद थे और वो लंगड़ा कर चल रहे थे। वो शायद किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैं मसरूफ था। मुझे देखकर वो जिस अंदाज से मुस्कुराया था मुझे काफी अजीब ही लगा था और गुस्सा भी आया था। और जब मैंने अंदर आकर अम्मा से पूछा कि वो लंगड़ा शख्स कौन था और जवाब में अम्मा ने जो बात बताई वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो रियाज था। अब्बा ने मेरे लिए अपनी उम्र का बंदा चुना था। पुप्पो मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं कैसी थी कि जिस पुप्पो और दादी से सारी उम्र डसती आई थी उन्हीं पर यकीन कर लिया था। मेहमानों के जाने के बाद मैंने अब्बा के सामने खड़े होकर इनकार कर दिया और तब पुप्पो ने मेरी और रियाज की कॉल रिकॉर्डिंग अब्बा को सुना दी कि मैं अच्छी भली रिश्ते के लिए राजी थी। ये अब मेरी माँ ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी। मेरी पुप्पो और दादी ने बहुत सोच समझकर पत्ता खेला था।
अब्बा ने मुझे बहुत बेइज्जत किया कि अगर रियाज पसंद नहीं था तो फोन पर ये कौन सी पींगे बढ़ा रही थी। मैं एक बार फिर कुछ नहीं कर पाई थी। मैंने रियाज से बात करना तो बंद कर दी थी, लेकिन सोच लिया था जैसे मेरे बारे में दादी ने सोचा है वैसे ही करूंगी। मैं पढ़े लिखे अमीर और हैंडसम शख्स से ही शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे घर को छोड़कर ही क्यों न जाना पड़े। अब्बा ने कुछ दिन के लिए मेरे कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी थी, और जब कुछ दिन बाद मैं कॉलेज गई तो वहां मेरा सामना एक नए शख्स के साथ हुआ। हमारे इंग्लिश के नए प्रोफेसर आए थे और वो बाकी प्रोफेसर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो बहुत हैंडसम थे और उम्र में भी काफी कम नजर आते थे। उन्होंने कम उम्री में ही खूब कामयाबियां समेटी हुई थीं। वो बहुत ज़हीन और गुड लुकिंग थे। हर लड़की उन्हें देखकर अपना दिल हार बैठी थी, और मुझे तो वो इतने अच्छे लगे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने सोच रखा था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे दादी को नीचा दिखाने का मौका भी मिल रहा था। मैं उनको एक पढ़े लिखे शख्स से शादी करके दिखाना चाहती थी। मेरा पढ़ने का और कुछ बनने का मकसद एकदम से पीछे रह गया था और मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गई। मैं मेहनती शागिर्दा थी और पिछले 3 सेमेस्टर में मैंने अच्छी कारकर्दगी हासिल की थी, और इसी वजह से सब प्रोफेसर्स मुझे जानते थे। कुछ दिन तो इंग्लिश के प्रोफेसर रशीद मुझे नोट करते रहे थे। उन्हें शायद महसूस हो चुका था कि मैं क्या चाहती हूँ, और एक दिन मैं मौका पाकर उनके ऑफिस में चली गई। मैंने उनको प्रपोज कर दिया और बताया कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, लेकिन प्रोफेसर रशीद ने इनकार कर दिया, और उसके बाद वो मुसलसल मुझे इग्नोर करने लगे थे। उन्हें बहुत चिढ़ होती थी जब उनकी फीमेल स्टूडेंट्स उनसे पसंदीदगी का इजहार करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, और एक दिन उनके ऑफिस में जाकर मैंने अपना दुपट्टा फेंक दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि सर ने मुझसे बदतमीजी की है। और जो हुआ वो दंग कर गया कि टीचर ने खुद मुझे जोर जोर से शोर मचाने का कहा। मैं हैरानगी से चुप हो गई। मुझे लगा था सर घबरा जाएंगे, लेकिन वो घबराए नहीं थे, बल्कि मुझे मुस्कुरा कर देखते हुए जो मैं करना चाहती थी करने को कहा। मैं तो सिर्फ सर को डरा रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तब सर ने दुपट्टा उठाकर मेरे सर पर डाला और मुझे बताया कि वो मेरे सब हालात से वाकिफ हैं, बल्कि वो अपने हर स्टूडेंट से वाकिफ होते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि फिलहाल मैं चुप करके जैसे घर वाले चाहते हैं हाँ करती रहूं, और फिर जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं तो अपना फैसला मनवा भी सकती हूँ। मुझे अभी इन फजूल कामों में नहीं पड़ना चाहिए। और इत्तेफाक से मुझे सर की बात समझ भी आ गई थी। मैंने सर से माफी मांगी और दिल लगाकर पढ़ाई की। ग्रेजुएशन गोल्ड मेडल के साथ करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CSS के इम्तिहानात पास किए, और चार्ज संभालने के बाद अपनी माँ को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। जो उम्मीदें माँ को भाइयों से थी वो मैंने पूरी कर दी थी, और अम्मा अब बोलने और हंसने भी लगी थी, और हमें रुलाने वाले सिर्फ पछता रहे थे। मैं आज भी शुक्रगुजार थी सर रशीद की, जिनके समझाने पर मैंने अपना मुकाम पहचाना था।